गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख, प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(ज) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है।
छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकार के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल परिसंपत्ति विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा
और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है। मैं अग्रिम मूल्य निर्धारण करार एपीए करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबंध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को समक्ष बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं किसी ऐसे विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2047 तक एक रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत में डाटा केंद्र और सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि इससे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि डाटा सेंटर प्रदान करने वाली कंपनियां एक संबंधित कंपनी है तो मैं उसे लागत कर पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट इन टाइम कार्य कुशलता का उपयोग बढ़ाने के लिए मैं बीजक मूल्य के 2% के लाभांतरण पर किसी ब्रांडेड वेयरहाउस और कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए निवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी निवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी निवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उन सभी निवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। कर प्रशासन पे मैं भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। कर वर्ष 2027-28 को ICDS पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। अन्य कर प्रस्ताव। बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए TCS दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मैं वायदा सौदों पर STT को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर STT को मौजूदा क्रम से 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। हमने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था, जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि वे कटौतियों और छूट का दावा करने की बजाय कारोबार पर समुचित ध्यान केंद्रित कर सकें। कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंपनियों को आगे लाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं को 1/4 की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक संचित करदाताओं को आगे लाई गई मैट क्रेडिट उपरोक्त अनुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष करों पे। मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क को प्रतिलोम को ठीक करना है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य वहां पर कतिपय कूटों को हटाना चाहती हूं। इसी प्रकार किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन। मैं निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाले विशिष्ट नवनीतियों
के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष की निर्यात कारोबार की FOB मूल्य का 3% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माण के लिए उपलब्ध हैं। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा। मैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम आयन सेल निर्माण का उपयोग करने वालों के साथ साथ बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए उपयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सोलर ग्लास के विनिर्माण हेतु सोडियम एंटीमोनेट आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करते हूँ। नाभिकीय ऊर्जा। मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल्य सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। महत्वपूर्ण खनिज। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। बायोगैस मिश्रित CNG। मैं बायोगैस मिश्रित CNG पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते हुए बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सिविल और रक्षा विमानन। मैं सिविलियन प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरऑल जरूरतों को प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों को विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क के छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं माइक्रोवेव ओवन और विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों का मूल सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र। विश्व व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं विशेष एक बारगी उपाय के रूप में सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। DTA में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता। निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया। विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है।
मैं इस संबंध में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपयोगों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो। विश्वास आधारित प्रणालियां में टियर 2 और टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़कर 30 दिन का करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं पात्र विनिर्माताओं, आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टियर 3 एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु मैं सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले